नमस्कार साथियों। छत्तीसगढ़ के इतिहास सीरीज में आज हम देखने वाले हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश मौर्य काल के बाद आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो पहले हम देखते हैं। इनका शासनकाल था 72 से 200 ईस्वी तक। 72 से 200 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये समझ सकते हैं कि जो भारत में इनका जो मुख्य जो क्षेत्र था वो था महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के शासक थे, मतलब राष्ट्रीय शासक थे, लेकिन इनका जो मुख्य क्षेत्र था वो क्या था? महाराष्ट्र प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान इनकी मुख्य राजधानी थी। अब देखिए, प्रतिष्ठान या महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में शासन करना है तो एक स्थानीय राजधानी भी बनानी पड़ेगी, एक लोकल सेंटर भी बनाना पड़ेगा जहाँ जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में शासन किया जा सके। डायरेक्ट प्रतिष्ठान या महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में शासन करना थोड़ा कठिन होता था। डायरेक्ट एक लोकल राजधानी बना ली, स्थानीय राजधानी बना ली। वो क्या थी? मल्हार। इनकी जो क्षेत्रीय या स्थानीय राजधानी थी छत्तीसगढ़ में वो थी मल्हार, जो कि है बिलासपुर जिले में आता है। उसके बाद देखते हैं हम इनकी उपाधि। सातवाहन वंश के जो शासक थे वो स्वयं को दक्षिणापथ स्वामी कहते थे। स्वयं को क्या उपाधि देते थे? दक्षिणापथ स्वामी। इनके जो प्रमुख शासक है छत्तीसगढ़ में इनके जो प्रमुख शासक हैं वो है अपिलक, वरदत्त श्री और वेदश्री। अब ये प्रमुख क्यों है छत्तीसगढ़ में? क्योंकि इन्हीं की जानकारी अधिक मिलेगी, इन्हीं के सिक्के और इन्हीं के जो स्मारक वगैरह हैं छत्तीसगढ़ में अधिक मिलेंगे। तो ये होते हैं। यात्रा वृत्तांत से शुरू करते हैं। सातवाहन काल में एक जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, भूगोल शास्त्री थे, टालमी। टालमी जो थे वो कहाँ के थे? मिस्र के थे। क्लाडियस टालमी छत्तीसगढ़ आए थे। क्लाडियस टालमी मिस्र से कहाँ आए थे? छत्तीसगढ़। और उन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या कहा था? अधिष्ठी कहा था। टालमी ने छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी कहा था। अब इसको मैं आपको बताता हूँ। बहुत पहले के समय पे जो यहाँ पर का हमारा मैकल रेंज है उसको क्या कहा जाता था? अधिष्ठान पर्वत कहा जाता था। जो मैकल रेंज है, मैकल पहाड़ियाँ हैं, इसको अधिष्ठान पर्वत कहा जाता था। और इसके पूर्व का क्षेत्र, मतलब ये हमारा छत्तीसगढ़, इसको कहा जाता था अधिष्ठी। और इन्होंने क्या बताया टालमी ने? तो टालमी ने बताया कि दक्षिण कौशल के पूर्वी भाग में चेदी वंशी शासक खारवेल का शासन था। तो ये हमारा दक्षिण कौशल है, मतलब छत्तीसगढ़ है। इसके पूर्व भाग मतलब यहाँ का भाग, मतलब लगभग कलिंग वाला भाग, जो कलिंग का भाग था या छत्तीसगढ़ के या दक्षिण कौशल के पूर्व का भाग, उसमें चेदी वंशी शासक खारवेल का शासन था। और इन्होंने क्या बताया? टालमी ने बताया कि सातवाहन शासक स्वयं को क्या कहते थे? दक्षिणापथ स्वामी कहते थे, जो हम इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। सातवाहन शासक स्वयं को क्या कहते थे? दक्षिणापथ स्वामी। और इसकी जानकारी मिलती है टालमी से, जो कि मिस्र से आए थे छत्तीसगढ़। चलिए अब इसको हम इससे संबंधित क्या देखते हैं? इस काल के से संबंधित स्थापत्य देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया था? 5 मंजिला संघाराम बनाया था सिरपुर में। और सिरपुर कहाँ है? तो सिरपुर है महासमुंद जिले में। सिरपुर महासमुंद में है। तो महासमुंद के जो सिरपुर है वहां पर 5 मंजिला संघाराम बनाया था बौद्ध भिक्षु नागार्जुन ने। नागार्जुन ने ही क्या किया था? कि शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। तो बहुत फेमस बौद्ध भिक्षु रहे हैं, शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। इसको भी हम याद रखेंगे। संबंधित इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन बहुत जब हम बौद्ध काल पढ़ेंगे, बुद्ध संबंधित चीजें पढ़ेंगे तो ये काम आएगा। नागार्जुन ने क्या दिया था? शून्यवाद का सिद्धांत। चलिए टॉपिक में वापस आते हैं। सातवाहन कालीन जो शासक थे उन्होंने 5 मंजिला संघाराम बनवाया था सिरपुर में, और सिरपुर है महासमुंद जिला में। देखिए, अब किसने बनवाया इसकी स्पष्ट जानकारी तो मुझे अभी तक नहीं मिली है, लेकिन यह देखने को मिलता है कि जो समकालीन सातवाहन शासक थे वो थे सब्दाह। समकालीन जो शासक थे सब्दाह। तो संभव है सब्दाह ने क्या किया होगा? 5 मंजिला संघाराम बनवाया होगा। ठीक है, तो संभावनाएं हैं। तो अगर ऑप्शन में रहेगा सब्दाह, किसने बनवाया, सब्दाह पूछे तो सब्दाह लगाया जा सकता है, क्योंकि समकालीन शासक इस समय सब्दाह थे। देखिए, जो ये आपको कटआउट दिखा रहा हूं मैं, जो पेन से लिखा हूं, ये है हमारा 1 पेज नोट्स।
ये 1 पेज नोट्स में जो हम जितना भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब का सार है सिर्फ 1 पेज में, और पूरा वीडियो खत्म करने के बाद मैं आपको ये 1 पेज नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट में पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिटेल में समझते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन ये 1 पेज नोट्स भी तभी काम करेगा जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे और सारी चीज़ों को डिटेल से समझ लेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम देखते हैं सातवाहनकालीन शिलालेख। सातवाहनकालीन शिलालेखों में सबसे प्रमुख जो शिलालेख है वो है दमऊ दरहा नाला चट्टान शिलालेख, या फिर दमऊ दरहा शिलालेख भी इसको बोल देते हैं, या गुंजी शिलालेख भी इसी को बोल देते हैं। और ये शिलालेख है शक्ति जिले में। यहाँ से क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो जो प्रमुख शासक थे सातवाहनकालीन कुमार वरदत्त श्री, इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए 2 बार हजार गायें ब्राह्मणों को दान में दी थी। क्या करने के लिए? अपनी आयु बढ़ाने के लिए 2 बार हजार गायें दान दी थी। अब देखिए, हमारे जैसे व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में पंखा भी दान करते हैं या किसी अपने परिजन को एक बर्तन भी दान करते हैं तो उसमें अपना नाम लिखवा के देते हैं। तो इन्होंने तो दो बार हजार गायें मतलब 2000 गायें दान दी थी, तो कुछ लिखवाना तो बनता है। इन्होंने क्या किया था? दमोदर शिलालेख एक लेख लिखवा दिया था, दमोदर में रख दिया था कि मैंने 2 बार हजार गायें दान में दी थी। क्या करने के लिए? अपनी आयु बढ़ाने के लिए। ठीक, तो ऐसा ट्रिक लगा के थोड़ा सा कॉमेडी वे में पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। चलिए, एक तो प्रमुख ये है दमोदर नाला शिलालेख, और दूसरा प्रमुख है क्या? इन्हीं का, इनका कुमार वरदत्त श्री का ही शिलालेख विक्रमपुरा खैरागढ़ से मिलेगा। विक्रमपुरा कहाँ है? खैरागढ़ जिला में है। तो यहाँ से कुमार वरदत्त श्री का एक और शिलालेख मिलेगा। तो 2 शिलालेख प्रमुख हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो शिलालेख है वो ये वाला है, दमोदर नाला शिलालेख। चलिए आगे देखते हैं। इस बात को आप नोट करके और लिख लेंगे कि इस काल के अन्य शिलालेख, इस काल के अन्य जो अभिलेख हैं वो कहाँ से मिलेंगे? तो कोनार, सेमरताल और मल्हार से प्राप्त होंगे। कोनार, सेमरताल और मल्हार से बहुत सारी चीजें प्राप्त होंगी। सातवाहनकालीन बहुत सारी चीजें मल्हार से प्राप्त होंगी। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और अगर आपको कुछ समझ में ना आए, ये आपको बोल नहीं रहा हूँ मैं करने के लिए, लेकिन अगर आपको तुक्का लगाना हो, अगर आपको समझ में ना आए कोई ऑप्शन, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मल्हार सही आंसर होगा, क्योंकि मल्हार उनकी राजधानी थी और बहुत सारी चीज़ें मल्हार के आसपास से ही मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ रहे थे हम। इस काल के अन्य शिलालेख कुनार, सेमरताल और मल्हार से मिलेंगे। सातवाहनकालीन सती स्तंभ, देखिए सती स्तंभ क्या होता था कि सती होने के बाद उसकी जानकारी एक स्तंभ में लिख दी जाती थी, लिख दिया जाता था कि हाँ भाई ये संबंध है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये इसका हस्बैंड था। ऐसा करके सती होने के बाद उसकी जानकारी लिख के एक सम्मान के रूप में रख देते थे, स्तंभ में लिखवा देते थे। इसी को क्या बोलते थे? सती स्तंभ। तो सातवाहनकालीन जो सती स्तंभ है वह देव बलौदा या देव बलौदा से सातवाहनकालीन सती स्तंभ प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहनकालीन प्रतिमा, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको थोड़ा देखते हैं और बहुत आसान है समझने में। देखिए, सातवाहनकालीन जो प्रतिमा है वह बूढ़ी खार मल्हार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो बूढ़ी खार मल्हार इनकी राजधानी थी, वहीं के पास का क्षेत्र है क्या? बूढ़ी खार। अब मल्हार कहाँ है? तो बिलासपुर जिले में है। तो बूढ़ी खार से प्राप्त हुआ है इनकी क्या? सातवाहनकालीन प्रतिमा। और प्रतिमा किसकी थी? तो भगवान विष्णु की लेख युक्त थी। प्रतिमा थी किसकी? भगवान विष्णु की। और कैसी प्रतिमा थी? लेख युक्त, मतलब भगवान की एक मूर्ति थी, उसमें कुछ लिखे गए थे। और किसमें, कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो देखिए, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सातवाहनकालीन जितनी चीजें मिलेंगी उसमें बहुत सारी चीजों में, जहां तक मैं देखा हूं, सभी में क्या है? प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, इसको आप याद रखेंगे। सातवाहनकालीन में क्या है? सभी चीजों में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। भगवान विष्णु की एक लेख युक्त प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से? बूढ़ी खार मल्हार से। और ये कहाँ, कैसी प्रतिमा है? सातवाहनकालीन प्रतिमा है।
इससे जानकारी क्या प्राप्त होती है? लेख युक्त जो प्रतिमा है इसमें वेदश्री, राजा वेदश्री की जानकारी प्राप्त होती है और इसके अलावा दो स्त्रियों की जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन सी स्त्री? एक तो प्रभावती और दूसरी भारद्वाजी। अब इस स्त्रियों से संबंधित ये जानकारी प्राप्त होती है कि इन दोनों ने ही मिलकर क्या किया था? भगवान की प्रतिमा को बनाया था। भगवान विष्णु की लेख युक्त प्रतिमा को बनाने वाली कौन है? प्रभावती और भारद्वाजी। ऐसा करके इस प्रतिमा से जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि प्रतिमा कैसी है? लेख युक्त है, लिखा हुआ है इसमें। और राजा वेदश्री की जानकारी प्राप्त होती है। तो तीन लोगों की जानकारी प्राप्त होती है। पहला कौन? राजा वेदश्री, उस टाइम के राजा रहे होंगे। फिर प्रभावती और भारद्वाजी। प्रभावती और भारद्वाजी ने क्या किया था? बनाया था। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसी को क्या करते हैं हम अपने नोट्स से देखते हैं। जो हमारा 1 पेज नोट्स है उसमें भी सेम चीजें लिखी हैं। तो देखिए, प्रतिमा प्राप्त हुई है। प्रतिमा किसकी? भगवान विष्णु की। लेख युक्त प्रतिमा किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो प्रतिमा से राजा वेदश्री की जानकारी प्राप्त होती है और प्रभावती और भारद्वाजी की, जिन्होंने क्या किया था? बनाया था। ठीक, इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या? दूसरा चीज, ये जो बूढ़ी खाट क्षेत्र है, यहाँ पर इन राजाओं ने क्या किया था? पोटानार नाम का तालाब बनवाया था। सातवाहन कालीन जो राजा थे, इन्होंने पोटानार नामक तालाब बनवाया था। अब ये पोटानार नामक तालाब का आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए भाई, कोई भी राजा है, मंदिर बनवाएगा। आप मंदिर में जाते हैं तो कैसा नहा धो के जाते हैं ना भाई, फ्रेश होके, हाथ पैर धो के, कैसे ही चले जाएंगे? पसीना जैसा भी है, बिना नहाए नहीं जाएंगे ना। फ्रेश होके शुद्ध होके जाते हैं। तो शुद्ध होने के लिए पानी की व्यवस्था चाहिए। मंदिर में दर्शन करने लोग आएंगे, मंदिर में जाएंगे तो पहले नहाएंगे ना भाई। तो तालाब और जो भाई देखो, प्रतिमा है मतलब मंदिर रहा होगा कभी ना कभी। तो तालाब और मंदिर दोनों एक ही जगह से प्राप्त हुआ। इसको आप ऐसा लिंक करके याद कर सकते हैं कि मंदिर जाएंगे तो कैसे जाएंगे भाई? ऐसे तो नहीं जाएंगे, हाथ पैर धो के नहा के थोड़ा शुद्ध होके जाएंगे। तो पोटानाग नाम का तालाब बनवाया था। कहाँ? बूढ़ी खार में। और बूढ़ी खार से क्या प्राप्त हुआ है? भगवान विष्णु की लेख युक्त प्रतिमा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला चीज हम जो देखने वाले हैं वो क्या है? सातवाहन कालीन मुद्राएं। सातवाहन कालीन मुद्राओं को हम अपने 1 पेज नोट से ही पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला मुद्रा कहां से प्राप्त हुआ है? तो शक्ति जिले के बालपुर क्षेत्र से। शक्ति जिले के बालपुर क्षेत्र से 2 राजाओं की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। पहला तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए, जो गौतमी थी, सातकर्णी की माता थी। तो इन लोग क्या थे? ममाज बॉय, मातृभक्त थे। ममाज बॉय थे, मातृभक्त थे। तो ये लोग क्या करते थे? अपनी मम्मी का नाम, अपने माता जी का नाम अपने नाम के आगे लिखते थे। तो गौतमी इनके माता का नाम, फिर पुत्र, फिर सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या जो मुख्य नाम है वो क्या है? राजा सातकर्णी। अपने नाम के साथ अपने माता का नाम लिखते थे, इस नाम से गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनका क्या हुआ है? तो आवक्ष चांदी का सिक्का मिला है। आवक्ष चांदी का सिक्का मतलब क्या होता है भाई? आवक्ष मतलब एकदम प्योर चांदी तो नहीं है, मतलब मिलावट वाला चांदी है। आवक्ष मतलब मिलावट, ठीक है, मिलावट वाला, एकदम शुद्ध चांदी का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, आवक्ष चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। देखिए, आपको एक और चीज बताता हूं मैं याद रखने के लिए। जहां जहां ये पुत्र वाला आएगा, मतलब जो जो अपने माता का नाम लिखेंगे अपने नाम के साथ, जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलुआमी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जहां जहां पर से पुत्र वाला आएगा ना, वहां पर क्या मिलेगा? उनका आवक्ष चांदी का सिक्का फिक्स है। मतलब उनका आवक्ष चांदी का सिक्का तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ मिले मत मिले, लेकिन उनका आवक्ष चांदी का सिक्का फिक्स है। जैसे सातकर्णी का चांदी का सिक्का है, वशिष्ठी पुत्र पुलुआमी का चांदी का सिक्का है, आवक्ष चांदी का सिक्का है दोनों का। तो ये थोड़ा सा ट्रिक आपको दिमाग में रखना रहेगा, जिससे क्या होगा? याद रखना और ऑप्शन लगाना थोड़ा ईजी हो जाता है। देखिए, फिर अगला देखेंगे हम क्या? बालपुर से ही जो दूसरे राजा हैं क्या? अपीलक। पहले कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी का आवक्ष चांदी का सिक्का मिला। दूसरे कौन थे? अपीलक, अपीलक का सिक्का मिला है। और अपीलक का कैसा सिक्का मिला है? चतुष्कोणी, मतलब चकोन। देखिए, चकोन बना है डिब्बा जैसा, तो चकोन, ऐसा चकोन सिक्का मिला किसका? अपीलक का। अब अपीलक का मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ याद करने का। अपीलक, इसका नाम क्या है भाई? अपीलक। हाईलाइट करके बता देता हूँ आपको। देखिए, जो दूसरे राजा हैं क्या? अपीलक। अपीलक के नाम में क्या है? पीला। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अपीलक, पीला पीला।
तो कुछ पीला जैसा लग रहा है, अपीलक, देखो पीलक, पीला, ठीक। तो ये पीला है, इससे आपको ये याद रख सकते हैं कि अपीलक का ही सिक्का, कैसा सिक्का मिलेगा, तांबे का और कांसे का सिक्का मिलेगा। तांबा और कांसा भी कैसा होता है भाई, तो सिक्का जब आप देखेंगे थोड़ा पीला जैसा होता है, पीला ऑरेंज ऐसा टाइप का होता है। अपीलक, तांबे का सिक्का, कांसे का सिक्का। तो जहां पर भी तांबे का और कांसे का सिक्का मिलेगा वो किसका होगा, अपीलक का। तो ये अपीलक थोड़ा क्या होगा, उटपटांग टाइप का आदमी रहेगा, मतलब थोड़ा लो मटेरियल का सिक्का बनवाएगा, तांबा का और कांसा का। और यही क्या करेगा, थोड़ा उटपटांग टाइप का काम करेगा, क्या, चौकोन सिक्का बनवा देगा, यही, ठीक है। अपीलक को अभी आपको क्या रखना है, ट्रिक याद रखना है। अपीलक नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, पीला पीला। पीला पीला किसका होगा, तांबे का सिक्का, कांसे का सिक्का, और थोड़ा उटपटांग काम भी करेगा, चौकोन सिक्का बनवाएगा, गोल नहीं बनवा सकता भाई, इसकी मर्जी, राजा था ये। दूसरा हम देखेंगे क्या, नवागांव बेमेतरा। नवागांव बेमेतरा से श्री 7 लेख युक्त ताम्र सिक्का मिला है। किसका मिला है ये स्पष्ट नहीं हुआ है, इसका है ये पता नहीं है, लेकिन इसी काल का है, सातवाहन कालीन है, श्री 7 लेख युक्त। अब ये श्री 7 क्या है, चलो मैं क्लियर करता हूँ श्री 7 क्या चीज है। तो श्री 7 मतलब, पहले एक बार कलर चेंज कर लूँ मैं। देखिए, जो इन लोग की जो भाषा थी क्या थी, प्राकृत भाषा थी इनकी। इनकी भाषा थी प्राकृत और जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। तो जो प्राकृत भाषा में ये श्री जो लिखते हैं ना, ऐसा श्री लिखते हैं, श्रीमान, श्री, है ना, ये जो श्री लिखते हैं उसी को प्राकृत भाषा में श्री लिखा जाता था। श्री को क्या लिखा जाता था, श्री, ठीक, क्लियर। श्री को ही श्री लिखा जाता था। और 7 लेख, श्री के साथ में कोई भी 7 लेख रहा होगा तो श्री 7 लेख, मतलब श्री लिखा होगा, अब श्री के पीछे में कुछ भी लिखा होगा, भाई नाम वाम लिखा होगा अपना। तो श्री 7 लेख युक्त क्या मिला था, ताम्र सिक्का, मतलब तांबे का सिक्का मिला। किसका मिला है कंफर्म नहीं हुआ है। तो नवागांव बेमेतरा से श्री 7 लेख युक्त तांबे का सिक्का मिला है। अगला हम देखेंगे, अब इनकी राजधानी वाला एरिया आ गया, मतलब बिलासपुर एरिया, मल्हार के आसपास का एरिया। तो चकरबेड़ा, देखिए क्या है, चकरबेड़ा। चकरबेड़ा से रोम का सिक्का मिला है, इसी काल से संबंधित है, लेकिन इन राजाओं का नहीं है, सातवाहन कालीन राजाओं का नहीं है, रोम का सिक्का है, मतलब विदेशी सिक्का। अब इस विदेशी सिक्के से क्या स्पष्ट होता है, ये व्यापार होता था। कैसा व्यापार होता था, विदेश से व्यापार होता था, विदेशी व्यापार होता था, रोम से व्यापार होता था। भाई रोम से व्यापार हो रहा है तभी तो वहां का सिक्का यहाँ आएगा, लेन देन करेंगे तभी तो वहां का सिक्का छत्तीसगढ़ में मिलेगा, चकरबेड़ा मिलेगा। तो रोम का सिक्का मिला था कहाँ से, चकरबेड़ा से। और इससे क्या स्पष्ट होता है कि विदेश से व्यापार होता था, किनका, सातवाहन कालीन जो लोग थे, वहां के शासक थे, उनका संबंध था विदेश से। लोग विदेश के लोग भारत आते थे, यहाँ सामान खरीदते थे और उसके बदले रोम का सिक्का देते थे। और जो रोम का सिक्का था कैसा सिक्का था, सोने का सिक्का था, गोल्ड कॉइन था भाई। तो रोम का सिक्का मिला कहाँ से, चकरबेड़ा। अब आपको अगर ये शहर याद ना हो तो एक तो ट्रिक बता रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए आप। देखिए बेड़ा मतलब क्या होता है, बेड़ा, देखिए यहाँ पर चकर बेड़ा, बेड़ा है पीछे में, बेड़ा मतलब होता है नावों का झुंड या एक प्रकार का नाव, नाव से संबंधित है, समुद्री मार्ग से संबंधित, मतलब जहाज वहाज इस सब से संबंधित है क्या, शब्द बेड़ा। अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो बेड़ा से का जो संबंध मिलता है जहाज वहाज से मिलता है, नाव से मिलता है। तो जो व्यापार के लिए जो यातायात का जो सबसे सरल तरीका था, व्यापार करने का जो सबसे सरल तरीका था सामान लाने का, वो क्या था, नाव से लाना था। तो आप ऐसा लिंक करके याद रखिए कि बेड़ा, नाव से ही लाएंगे सामान को तभी तो व्यापार करेंगे भारत में। तो चकर बेड़ा, बेड़ा, चकर बेड़ा, विदेश व्यापार, चकर बेड़ा विदेश व्यापार। और विदेश व्यापार जब आपको याद हो जाएगा तो क्या होगा, सोने का सिक्का। व्यापार होगा किसमें होगा, सोने के सिक्के में। कौन सा, कहाँ का सोने का सिक्का, रोम का सिक्का। तो ऐसा थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, क्योंकि मेरे को इसी ट्रिक से याद हुआ है तो मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। बेड़ा किससे संबंधित, नाव से संबंधित। अब बेड़ा, कोई आएगा बेड़ा में, नाव में चढ़ के आएगा कोई, रोम के लोग आएंगे, क्या सोने का सिक्का लेकर आएंगे और व्यापार करेंगे, बस। तो थोड़ा सा ट्रिक लगाइए और 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगर आप ट्रिक नहीं भी लगाएंगे और इसी नोट्स को, जो हमारा 1 पेज नोट्स है, उसको 4 बार 5 बार पढ़ लेंगे, इस वीडियो को भी 1-2 बार देख लेंगे, तो आपको पूरे डाटा बहुत क्लियर याद हो जाएंगे।
अगला हम देखेंगे क्या, इनकी राजधानी मल्हार। अब मल्हार है इनकी राजधानी, तो यहाँ से बहुत सारे सिक्के मिलेंगे। तो सबसे पहला क्या है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। मैंने आपको बताया था ये पुत्र वाला शब्द जहां पास भी आएगा, जो भी अपनी मम्मी का नाम लगाएगा, अपनी माता का नाम लगाएगा, उसका कम से कम क्या होगा, आवाक्य सिक्का तो मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है आवाक्य सिक्का उसका। तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का क्या मिला, आवाक्य सिक्का मिला है। कहाँ से, मल्हार से। दूसरा क्या, अपीलक। अपीलक को भी बताया था मैंने कि अपीलक नाम से क्या होता है, पीला। अपीलक नाम में क्या छुपा है, उसके पीला पीला छुपा है भाई, ये देखो अपीलक, पीला पीला, ये देख, ठीक। तो जहां पास भी अपीलक आएगा उसका क्या कैसा मिलेगा सिक्का, कुछ या तो चौकोन सिक्का मिलेगा, या तो पीला पीला किसका सिक्का, पीला पीला तांबे का सिक्का, या पीला पीला कांसे का सिक्का, ठीक। तो नाम से थोड़ा सा लिंक करने का प्रयास करना है। अपीला, ठीक। तो जहां पास भी अपीलक आया तो पीला मतलब क्या, तांबे का सिक्का और कांसे का सिक्का। आप जब भी देखेंगे तांबे और कांसे के सिक्के को तो हल्का ऑरेंज और पीला जैसा दिखता है, ऐसा कुछ भी करके लिंक करके याद होना चाहिए भाई, याद कर कीजिए कैसे भी करके, क्योंकि डाटा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अपीलक का तांबे का सिक्का और एक तांबे का सिक्का और एक कांसे का सिक्का, कहाँ से, मल्हार से। फिर अगला हम क्या देखते हैं, सातकर्णी। सातकर्णी का शीशे का सिक्का मिला है, और शीशे को ही क्या बोलते हैं, पोटीन बोलते हैं। पोतीन या पोटीन बोलते हैं किसको, शीशे को। तो सातकर्णी का शीशे का 4 सिक्का मिला है मल्हार से। शीशे के 4 सिक्के सातकर्णी के मल्हार से मिले हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था क्या, जिनके भी नाम के आगे रहेगा क्या, माता का नाम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये भी वही सातकर्णी है। तो मेरे बोलने का मतलब यह है कि उसका चांदी का सिक्का कन्फर्म है, आवक से चांदी का सिक्का तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके और भी सिक्के नहीं मिलेंगे। तो सातकर्णी का बालपुर से चांदी का सिक्का मिला है, लेकिन मल्हार से शीशे का सिक्का मिला है, ठीक। आगे हम देखेंगे क्या, राजा वेदश्री। वेदश्री या वेदश्री, यहीं पर मैंने क्लियर किया था कि श्री क्या है, यहाँ पर जो श्री है मतलब श्री है, तो राजा वेदश्री या वेदश्री। तो राजा वेदश्री या वेदश्री का एक ठो सिक्का मिला है शीशे का, कहाँ से, मल्हार से। तो मल्हार से बहुत सारी चीजें मिली है, देखिए 1 2 3 4, 4 राजाओं का सिक्का मिल गया है। तो मल्हार क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैं तभी आपको बोला था कि अगर तुक्का लगाना हो तो मल्हार के साथ जाइए, बहुत ज्यादा चांस है कि सही हो जाएगा। क्या देख रहे थे हम, वेदश्री का सिक्का। वेदश्री का या वेद सीरीज का एक ठो सिक्का मिला है शीशे का। उसके अलावा जो मल्हार के आसपास या मल्हार के अंदर में, मल्हार के क्षेत्र में एक गढ़ी नाम का क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र। तो गढ़ी क्षेत्र से क्या हुआ है, एक मृद मुद्रा या सीलिंग मिला है, मतलब मिट्टी, पक्की मिट्टी का मुद्रा मिला है, सिक्का मिला है, पक्की मिट्टी का है, मिट्टी को बना के उसको पकाया गया है। अब इसको भी कैसे याद करोगे, कोई भी चीज को गढ़ना, बनाना क्या होता है, गढ़ना। कुम्हार क्या करता है, घड़ा को गढ़ता है या बनाता है, या मिट्टी के सिक्का को गढ़ता है। तो गढ़ी, गढ़ेंगे तभी तो बनेगा क्या, मिट्टी का मुद्रा या मिट्टी का सिक्का, गढ़ना पड़ेगा बनाने के लिए। तो ऐसा करके आप लिंक करके याद कीजिए, जैसा भी हो आपको याद होना चाहिए। तो गढ़ी से क्या मिला है, मृद मुद्रा मिला है, और ये मुद्रा भी किसका है, इसमें क्या लिखा है, वेद सीरीज लिखा है। ये जो मृद मुद्रा है इसमें क्या लिखा है, तो वेद सीरीज लिखा हुआ है, मतलब राजा वेदश्री का ही ये मुद्रा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। राजा वेदश्री को ही समर्पित है ये मुद्रा। गढ़ी क्षेत्र से प्राप्त हुआ क्या, मृद मुद्रा। गढ़ी मतलब गढ़ना, गढ़ना, और गढ़ना से ही गढ़ के ही बनाएंगे क्या, मिट्टी का मुद्रा, और इसमें लिखा क्या है, वेद सीरीज लिखा हुआ है। चलिए मुद्राओं में बस इतना ही देखना है, उसके बाद इसके अलावा और कुछ देखने लायक मुद्राओं में नहीं है। अगर इन फ्यूचर कोई नया डाटा मिलता है तो मैं आपको उस डाटा के संबंध में अपडेट कर दूंगा। वैसे अभी तक के लिए इतना डाटा पर्याप्त है मुद्राओं में, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब संभावनाएं कम है। आगे जो हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण, सातवाहनकालीन काष्ठ स्तंभ, और इससे पीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, इससे पीएससी हमेशा प्रश्न कुछ ना कुछ उठा लेता है इससे संबंधित। पीएससी व्यापम मतलब जो भी छत्तीसगढ़ के संबंध में अगर हम पढ़ेंगे सातवाहन काल में, तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है।
तो सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ, इस काष्ठ स्तंभ को ही हम क्या बोलते हैं? यज्ञ स्तंभ। इसका अन्य जो नाम है वो क्या है? यज्ञ स्तंभ, काष्ठ स्तंभ या यज्ञ स्तंभ। ठीक। तो जो काष्ठ स्तंभ है, इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सातवाहन कालीन जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत भाषा थी, और इनकी लिपि जो थी वो क्या थी? ब्राह्मी। तो इसमें जो भाषा और लिपि प्रयोग किया गया है वो क्या है? इनकी भाषा, इसमें जो भाषा प्रयोग किया गया है वो क्या है? प्राकृत भाषा है, और जो लिपि है वो क्या है? ब्राह्मी लिपि है। मतलब जो खुदाई करके जो लिखा गया है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, लेकिन जो भाषा है वो क्या है? प्राकृत भाषा है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए, काष्ठ स्तंभ है मतलब लकड़ी का बना है। ये जो काष्ठ स्तंभ है वो, काष्ठ मतलब क्या? लकड़ी, लकड़ी का बना है। तो किसकी लकड़ी का बना है भाई? बीजा और साल की लकड़ी, बीजा साल की लकड़ी से बना हुआ है। काष्ठ मतलब लकड़ी, तो किसी न किसी लकड़ी से बना होगा। तो किस लकड़ी से बना है? बीजा और साल की लकड़ी से बना है ये स्तंभ। ये चित्र में आप देख सकते हैं, यही है क्या? सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ। ठीक। और ये काष्ठ स्तंभ मिला कैसे है, कहाँ से मिला है, इसको भी हम देखेंगे। देखिए पूरा डाटा यहाँ पर है। स्थान क्या था? हीराबंद तालाब। हीराबंद तालाब से ये जो काष्ठ स्तंभ है मिला है। हीराबंद तालाब कहाँ है? किरारी ग्राम। अब इसको आप ऐसे याद कीजिए कि आप, काष्ठ मतलब लकड़ी, आपके घर में लकड़ी का दरवाजा होता है, और दरवाजा जब पुराना होता है क्या करता है? किरीट किरीट आवाज करता है। आवाज करता है भाई, कैसे आवाज करेगा? किरीट किरीट। तो किरारी ग्राम से क्या मिला है? लकड़ी का स्तंभ मिला है। दरवाजा पुराना होता तो कैसे आवाज करेगा भाई? किरीट किरीट आवाज करेगा, किरीट किरीट। तो किरारी, किरारी से क्या मिला है? सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ। अब किरारी में भी कहां से? हीराबंद तालाब से। अब क्या कर रहे थे कि मिल गया भाई? हीराबंद तालाब में क्या हो रहा था कि काप मिट्टी निकालने का काम चल रहा था। मतलब तालाब से मिट्टी निकालते नहीं है, तो वैसा टाइप का काम चल रहा था मिट्टी निकालने वाला। कैसी मिट्टी? काप मिट्टी, मतलब जो कीचड़ होता है ना तालाब का, उसको निकालने का काम चल रहा था। तालाब से मिट्टी निकालने का काम। इसी दौरान क्या हुआ कि एक लकड़ी का स्तंभ मिल गया। और स्तंभ क्या था? बहुत पुराना था। तो उसको देखे होंगे कुछ लोग, कोई आए होंगे इतिहासकार, तो वहां से ये स्तंभ मिला था। कहाँ से? किरारी ग्राम से। किरीर किरीर करके याद करना, किरारी ग्राम। और हीराबंद तालाब से काप मिट्टी निकालने के दौरान। देखिए ये जो काष्ठ स्तंभ है ये दूसरी ईस्वी का है। दूसरी ईस्वी के होने के कारण ये बहुत ही बहुमूल्य है। मतलब एक इंपॉर्टेंट, मतलब जो चीज है ये हमको छत्तीसगढ़ से मिला है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए जो काष्ठ स्तंभ होता है, लकड़ी का चीज साल 2 साल में उसमें घुन लग जाता है, खराब हो जाता है। और ये तो पानी में डूबा था, उसके बाद भी टिका हुआ है। दूसरी ईस्वी के होने के बाद भी ये लकड़ी का चीज अभी तक टिका हुआ है। इस कारण ये क्या है? बहुत ही बहुमूल्य साक्ष्य है इतिहास समझने के लिए। तो ये क्या है? बहुत ही बहुमूल्य साक्ष्य है। इसको भी दिमाग में रखना है। यह क्या है? बहुत बहुमूल्य है, और इसी कारण पीएससी या व्यापम इससे प्रश्न पूछता है। काल कौन सा था? दूसरी ईस्वी का काल था ये। मतलब दूसरी ईस्वी में बनाया गया था ये जो सातवाहन स्तंभ है, काष्ठ स्तंभ है ये। आगे हम देखेंगे अप्रैल 1921, अप्रैल महीना, और सन कौन सा? 1921 में इसको निकाला गया था। इसकी खुदा मतलब ये प्राप्त हुआ था। ठीक। और वर्तमान में कहाँ रखा गया है? वर्तमान में महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। ये गुरु घासीदास नहीं है, एक चीज याद रखेंगे। ये जो घासीदास है ये महंत घासीदास है, मतलब राजा है। राजा घासीदास, उनके ऊपर ये नाम है। जिसको नहीं पता होगा उसके लिए जानकारी है कि राजा घासीदास के नाम पे एक संग्रहालय बनाया गया है रायपुर में, और वहां ये वर्तमान में रखा गया है। 1921 में प्राप्त हुआ और वर्तमान में कहाँ रखा गया? महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। आगे हम देखते हैं। अब इसमें कुछ जो जानकारियां लिखी हुई है, मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं, चलिए मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ कुछ लिखा हुआ है इस प्रकार से, ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ने के लिए अध्ययन तो करना पड़ेगा। तो अध्ययन किन्होंने किया? तो लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय जी। सबसे पहले किन्होंने अध्ययन किया?
लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय जी ने और 349 अक्षर देख कर लिखे। इसमें जो अक्षर लिखे गए थे उनमें से 349 अक्षर को सेम टू सेम देखकर पेपर में उन्होंने लिखा था, मतलब पढ़ने का प्रयास किया और सेम टू सेम पेपर में लिखा। फिर दूसरा क्या देखते हैं, लोचन प्रसाद पांडे जी। लोचन प्रसाद पांडे जी ने जॉन मार्शल के साथ मिलकर नागपुर संग्रहालय में क्या किया था, उपचार किया और अध्ययन किया। भाई उपचार भी तभी करेंगे, अध्ययन के लिए ही उपचार करेंगे ताकि इसका अध्ययन किया जा सके। तो नागपुर संग्रहालय में क्या किया था, उपचार किया था और अध्ययन किया था। इन्होंने लोचन प्रसाद पांडे और जॉन मार्शल ने। अब देखिए इसमें भी एक ट्रिक है याद करने का। क्या दोनों के नाम में क्या है, प्रसाद। एक है लक्ष्मी प्रसाद और दूसरे लोचन प्रसाद, मिलता जुलता नाम है। तो अध्ययन दोनों ने ही किया था, लक्ष्मी प्रसाद जी ने, लोचन प्रसाद जी ने। दोनों के नाम के पीछे प्रसाद है और एक क्या उपाध्याय है, दूसरे पांडे, मतलब दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों ब्राह्मण जाति वाले हैं। एक उपाध्याय दूसरे पांडे, एक का नाम लक्ष्मी दूसरे का नाम लोचन और दोनों के नाम के साथ में क्या है, प्रसाद। अब किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है, ये वाली बात है। तो पहले रखने के लिए क्या, लेडीज फर्स्ट, जिनका नाम क्या है, लेडीज जैसा नाम है, क्या है, लक्ष्मी, माता लक्ष्मी के ऊपर है इनका नाम, मतलब माता लक्ष्मी से संबंधित इनका नाम है। तो लेडीज फर्स्ट करके याद कर लो, लेडीज फर्स्ट। दोनों नाम सेम सेम है, लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय और लोचन प्रसाद पांडे, लगभग सेम सेम। लक्ष्मी लोचन प्रसाद प्रसाद उपाध्याय पांडे, दोनों महाराज महाराज, मतलब दोनों ब्राह्मण ब्राह्मण। तो लक्ष्मी लेडीज फर्स्ट ऐसा करके याद कर लो भाई, ठीक। अध्ययन में पहला अध्ययन किसने किया था, लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय जी ने 349 अक्षर देखकर लिखे थे, ठीक। आगे हम चलते हैं प्रकाशन की ओर। अब अध्ययन हो गया, उसके बाद क्या होगा, प्रकाशन होगा, मतलब छापेंगे ना, दुनिया को कैसे पता चलेगा इसके बारे में, सभी बाकी लोग कैसे जानेंगे, कहीं ना कहीं प्रकाशन होगा। तो 1923 में सबसे पहले क्या, 1923 में प्यारेलाल गुप्त, ये ठाकुर प्यारेलाल नहीं है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये ठाकुर प्यारेलाल जी नहीं है, ये है प्यारेलाल गुप्त जी। प्यारेलाल गुप्त जी ने 1923 में बिलासपुर वैभव, जो उनकी पत्रिका आती थी, उसमें इसका प्रकाशन किया था। 1923 में प्यारेलाल गुप्त जी ने बिलासपुर वैभव में सबसे पहले प्रकाशन किया था। इन्होंने प्यारेलाल गुप्त जी ने। अब इसका भी ट्रिक आपको बताता हूं मैं याद करने का। देखिए प्यारा प्यारा कौन होगा, जो घर में छोटा होगा, तो छोटों को पहले मौका दिया जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज घर में बनता है तो पहले खाने के लिए छोटों को मौका दिया जाता है, मतलब उनको प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब प्राथमिकता दी जाती है छोटों को। तो प्यारे प्यारे, प्यारे लाल, प्यारे लाल, प्यारे प्यारे कौन होंगे, जो छोटे होंगे, प्यारे लाल। मैं बता रहा हूँ भाई, इसको अन्यथा कोई भी ना ले, मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई भी अन्यथा ना ले शब्दों को मेरे। तो प्यारे, मेरा उद्देश्य है आपको किसी भी तरह से याद करवाना, फैक्ट जितना हो सके आपको ट्रिक के माध्यम से और चीजों को आसान करके याद कराना। तो प्यारे लाल, ठीक भाई, प्यारे, मासूम। तो प्यारे लोगों को ही क्या, मतलब जो छोटे लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनको ही पहले मौका मिलता है। तो प्रकाशन किसको 19 किसने किया, 1923 में प्यारेलाल गुप्त जी ने किया। सबसे पहले प्रकाशन प्यारे प्यारे प्यारेलाल गुप्त जी ने किया। दूसरा फैक्ट हम देखेंगे क्या, 1925-26 में दूसरी बार प्रकाशन हुआ, किसमें, एपिग्राफिका इंडिया के 8वें संस्करण में, ठीक। और किन्होंने किया, हीरानंद शास्त्री जी ने। 1925-26 में हीरानंद शास्त्री जी ने एपिग्राफिका इंडिया के 8वें संस्करण में इसका प्रकाशन किया। देखिए किसी को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि 8वां संस्करण क्या होता है, तो अगर आप कोई भी पुस्तक लेते हैं तो उसकी सीरीज आती है, अपडेट होते जाता है हर बार, हर साल कोई ना कोई नया उसका सीरीज आएगा। जैसे कि अगर आप एम लक्ष्मीकांत का ही पुस्तक लेंगे तो उसका हर साल नया सीरीज आता है। तो उसी तरह जो एपिग्राफिका एक बुक है, उसका हर साल क्या होता है, नया संस्करण आता है। तो उसके 8वें संस्करण में क्या किया था, हीरानंद शास्त्री जी ने 1925-26 में इसके बारे में लिखा था, इसको छापा था, ठीक। उसके बाद 1961 में बालचंद्र जैन जी ने देवनागरी लिपि में प्रकाशन किया था। देवनागरी लिपि मतलब जिस लिपि में अभी आप पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, हिंदी जिस लिपि में हम लिखते हैं, देवनागरी लिपि, इसी लिपि में क्या किया था, मतलब पढ़ने योग्य लिपि में
प्रकाशन किया था। किसने? बालचंद्र जैन जी ने 1961 में देवनागरी लिपि में प्रकाशन किया था। मतलब इसके अंदर जो चीजें लिखी गई थी वो सारी चीजों के बारे में देवनागरी लिपि में पहली बार बताया गया था। और किसने उन्हें बताया? बालचंद्र जैन ने 1961 में। एक चीज और याद रखेंगे नोट करके कि इसमें अधिकारियों के नाम एवं पद का उल्लेख है, किसी भी प्रकार के राजा का उल्लेख नहीं है। सातवाहन कालीन जरूर है ये स्तंभ क्या है? सातवाहन कालीन है, लेकिन सातवाहन कालीन किसी भी राजा का नाम नहीं है, इसमें किसी भी शासक का नाम नहीं है, बल्कि इसमें उस समय के अधिकारियों एवं पद का नाम है। ठीक, अधिकारी एवं पद का नाम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्या इनके अधिकारियों एवं पद का नाम, ये क्या क्या अधिकारी है और क्या क्या उनके पद हैं। तो कुल 18, ठीक है, कुल 18 अधिकारी और उनके पद का नाम देखने को मिलता है। 18 प्रकार के अधिकारियों का नाम इसमें मिलेगा। देखेंगे पूरा लिस्ट है 18 लोगों का। और इनमें से जो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको पूछा है पीएससी प्री में 2022 में पूछा है इसको। कुल पुत्रक जो अभियंता होता है इसको 2022 में पूछा है। तो सभी चीजों को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? महासेनानी। महासेनानी जिसका मतलब क्या होता है? सेनापति या महासेनापति। ठीक, तो नाम से स्पष्ट है, महासेनानी, सेनानी सेनापति, सेना 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 सेनानी सेनापति। ठीक, नाम से क्लियर हो जाता है, महासेनानी मतलब सेनापति। दूसरा क्या? भंडागारिक। भंडागारिक, देखिए भंडागारिक से क्या समझ में आ रहा है? भंडार, तो भंडार गृह का स्वामी। ठीक, नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। भंडागारिक मतलब भंडार गृह का स्वामी। फिर तीसरा क्या है? अश्वारोह। अश्वारोह मतलब घोड़े के गृह का स्वामी। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। जब आप पर्यायवाची देखेंगे तो अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। अश्वारोह मतलब घोड़े की गृह का स्वामी या अस्तबल का मालिक, ये बोल सकते हैं, या अस्तबल का अधिकारी, घोड़े की गृह का अधिकारी। ठीक, उसके बाद क्या है? हस्तारोह। देखिए अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। हस्त या हस्ती मतलब क्या होता है? हाथी। हस्ती मतलब क्या होता है? हाथी। तो हस्तारोह मतलब हाथी गृह का अधिकारी। हस्तारोह मतलब हाथी गृह का अधिकारी। हस्त या हस्ती मतलब हाथी। ठीक, उसके बाद देखेंगे हस्तीपक। हस्तीपक, देखिए अब हस्तारोह और हस्तीपक में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीजें। हस्ती मतलब हाथी, पक मतलब पकड़ना। हस्ती पक, हस्ती पक, हाथी पकड़ने का अधिकारी या हाथी पकड़ने वाला अधिकारी। हस्ती पक, पक मतलब पक से रिलेट कर लो भाई, क्या? पकड़ना। हस्ती मतलब हाथी, पक मतलब पकड़ना। ठीक, उसके बाद क्या है? गो मांडलिक। गो मांडलिक, अब गो मतलब क्या होता है? सभी को पता होगा, गो मतलब होता है गाय। तो गौशाला का अधिकारी। गो मांडलिक मतलब गौशाला का अधिकारी। ठीक, गो मतलब गाय। फिर अगला देखेंगे रथिक। रथिक मतलब रथ। रथ चलाने वाला कौन होगा? सारथी। तो रथिक मतलब क्या? सारथी या रथ चलाने वाला। रथिक, रथ मतलब रथ को चलाने वाला, रथिक कौन? सारथी। उसके बाद क्या? गणक। देखिए गणक मतलब गणना करने वाला। गणक मतलब गणना करने वाला, गिनती करने वाला। और गणना कौन करेगा? जिसके पास कलेक्शन रहेगा, बहुत सारा चीज को इकट्ठा रखेगा, खजाना को रखेगा। भाई खजाने का ही गणना होगा ना, या कोई चीज बहुत सारा रखा हुआ है उसी का ना गणना करेंगे कि कोई भी चीज का गणना करेंगे? कुछ है ये नहीं, उसका गणना थोड़ी नहीं करेंगे। तो जिसके पास कुछ होगा, मतलब स्टॉक रखाया रहेगा, वही तो गणना करेगा। तो खजांची, गणना करने वाला या खजांची। गणक मतलब कौन? गणना करने वाला या खजांची। उसके बाद क्या देखेंगे? सौगंधक। सौगंधक मतलब क्या होता है? इत्र परीक्षण का अधिकारी। देखिए सौगंधक, गंध, यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है? सौगंधक में गंध, गंध मतलब महक, खुशबू। ठीक, गंध, महक या खुशबू। तो सौगंधक,
खुशबू कहाँ से आएगी? इत्र से आएगी। और उसी का परीक्षण करेगा कौन? सौगंधक। गंध मतलब खुशबू, खुशबू कहाँ से आएगी? इत्र से। और उसी का परीक्षण कौन करेगा? सौगंधक करेगा। ठीक, आगे देखते हैं। कुलपुत्रक। कुलपुत्रक मतलब अभियंता या इंजीनियर। इसको पीएससी पूछा है 2023 के प्री में, तो इंपॉर्टेंट है, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। एक भी पूछ लिया मतलब बाकी को कभी ना कभी पूछ सकता है। कुलपुत्रक मतलब अभियंता, कुलपुत्रक मतलब अभियंता या इंजीनियर। जिसको नहीं पता उसके लिए क्या बताया जाता हूँ, इंजीनियर को ही हिंदी में अभियंता बोलते हैं। अब आप में से कितने लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं या पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, नीचे कमेंट करेंगे। ठीक, अगला हम देखते हैं गृहपति। गृहपति मतलब घर का, नाम से तो ये समझ में आता है घर का मालिक, लेकिन गृहपति मतलब क्या है? मैनेजर है। जो राजा का महल होता था उसका प्रबंध करने वाला भी एक अधिकारी होता था, उसको क्या बोलते थे? गृहपति। मतलब राजा के महल का भी व्यवस्था देखने वाला जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे? गृहपति। जो क्या करता था? राजमहल का प्रबंध करता था, प्रबंधक होता था, मैनेजर होता था। उसके बाद क्या देखेंगे? प्रतिहार। प्रतिहार मतलब क्या होता है? द्वारपाल या निजी सेवक। राजा के सबसे करीब रहता था कौन? प्रतिहार। मतलब कुछ भी चीज है, अगर बोलना है, निजी सचिव होता था ये, कुछ भी अपने मतलब जानकारी चाहिए उसको या कोई सेवा करवाना है तो उसको बोलता था द्वारपाल को, द्वारपाल उसकी व्यवस्था करता था। तो निजी सचिव होता था या द्वारपाल होता था। उसके बाद क्या देखेंगे हम? महानासिका, भोजनालय का प्रबंधक। देखो भोजनालय मतलब जहाँ खाना बनता है। अब ऐसा है तो नहीं, लेकिन मैं आपको लिंक करके बता रहा हूँ। महानासिका याद करने के लिए है ना, महानासिका। भोजन बनेगा, भोजन बनेगा तो वही व्यक्ति अच्छा से बता पाएगा जिसकी सूंघने की क्षमता बढ़िया है कि खाना कैसा बन रहा है, बढ़िया खुशबूदार आ रहा है, खुशबू मतलब बढ़िया बन रहा है। तो जिसका नाक बढ़िया रहेगा, नासिका बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई, जिसका नासिका एकदम महान रहेगा, बढ़िया नाक रहेगा, बढ़िया नासिका रहेगा, नासिका मतलब नाक। तो जिसका बढ़िया नासिका रहेगा वो बढ़िया खुशबू सूंघ के बताएगा कि भोजन बढ़िया बन रहा है करके। ठीक, तो महानासिका मतलब भोजनालय प्रबंधक, खाना ऊना से संबंधित चीजों को बता पाता, मतलब ऐसा लिंक करने के लिए। भाई ऐसा वास्तविक में है नहीं, मैं आपको लिंक करने के लिए बता रहा हूँ कि महानासिका, नासिका मतलब सूंघने की क्षमता बढ़िया रहेगी। अब भोजन को सूंघ के मस्त बता देगा बढ़िया खाना बन रहा है, सही खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, भोजनालय का प्रबंधक होता था। उसके बाद क्या है? लेख हारिक। लेख मतलब लेख पत्र। ठीक, ये तो नाम से स्पष्ट है कि लेख लिखोगे कैसे, पत्र वत्र लिखोगे, तो लेख हारिक पत्र वाहक, पत्र को ले जाने वाला। ठीक, फिर दूसरा क्या है? धावक, या इसी को क्या हम बोल सकते हैं? डाकिया। वर्तमान का डाकिया, और उस टाइम पे उसको क्या बोलते थे? धावक बोलते थे। अभी के समय पे धावक मतलब हम लोग ये समझते हैं कि दौड़ने वाला, तो वहीं से लिंक कर लीजिए। जो डाकिया रहेगा दौड़ दौड़ के क्या करेगा? चिट्ठियां पहुंचाएगा। दौड़ दौड़ के पहुंचाएगा कौन? डाकिया चिट्ठियां, डाकिया चिट्ठियां पहुंचाएगा दौड़ दौड़ के। धावक, धावक मतलब दौड़ने वाला। ऐसा हम लोग वर्तमान में करते हैं ना, उस समय पे धावक मतलब क्या होता था? डाकिया होता था। मैं आपको लिंक करने के लिए बता रहा हूँ, तो ये सारी चीजों को लिंक करके आप याद कर सकते हैं। धावक दौड़ दौड़ के क्या करेगा? चिट्ठियां पहुंचाएगा। चिट्ठियां कौन पहुंचाता है? डाकिया पहुंचाता है। तो डाकिया दौड़ दौड़ के पहुंचाएगा, धावक धावक, तो ऐसा लिंक कर सकते हैं। धावक डाकिया, धावक मतलब होता है डाकिया। उसके बाद यानशाला युद्धागारिक। यानशाला युद्धागारिक मतलब क्या होता है? रथ अस्त्र शस्त्रों का रक्षाधिकारी। अब इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं कि रथ और अस्त्र कब यूज होगा? युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान ही यूज होगा। तो जहां पर भी युद्ध वाला शब्द आया वहां पर लगा दो रथ अस्त्रों का रक्षाधिकारी। युद्ध में ही रक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है। रक्षा कब करना पड़ेगा? युद्ध के दौरान। कैसे रक्षा करेंगे? रथ और अस्त्रों से। युद्ध यानशाला युद्धागारिक, रथ अस्त्र शस्त्रों का रक्षा अधिकारी। आपको जैसे याद होता है आप ऐसा लिंक करके याद कर सकते हैं। मैंने ऐसा करके याद किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे क्या? आदमूलक, मंदिरों का रक्षा अधिकारी। आदमूलक मतलब मंदिरों का रक्षक
या रक्षा अधिकारी, पादमूलक होता था उसका नाम। उसके बाद अंत में क्या आता है, फलविथिद पालक। फलविथिद पालक मतलब मांस बाजार का अधिकारी। फलविथिद पालक मतलब मांस बाजार का अधिकारी। चलिए, तो आज का जो हमारा जितना टॉपिक था उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया। सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। उस डाउट के बारे में हम अगले वीडियो में दोबारा डिस्कस करेंगे और बेहतर समझेंगे। या फिर इंस्टाग्राम का जो मैं लिंक दे रहा हूँ, या फिर अपना अगर आपको मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर देंगे, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है और उसको बेटर ढंग से समझना है तो। अब जैसा कि मैंने वादा किया था कि सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, आपको 1 पेज नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये है हमारा 1 पेज नोट्स। अगर आपको ये PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कर देंगे, मैं नीचे अपनी इंस्टाग्राम ID को डाल दूंगा, वहाँ आप मैसेज कर देंगे, वहाँ मैं आपको PDF फॉर्मेट में तो सारी चीज़ें को प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको आप या तो चाहे तो सेम टू सेम देख कर लिख सकते हैं, या तो इसको आप प्रिंट करा लेंगे। और यकीन मानिए, जब आपको एक दो बार आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ लेंगे, एक दो बार ये वीडियो देख लेंगे, या फिर एक दो बार इस पेज को अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे और एक दो बार ये पेज को पढ़ लेंगे, या फिर एक दो बार वीडियो ही देख लेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ 2 से 3 मिनट में इस सारे टॉपिक को, छत्तीसगढ़ में जो सातवाहन कालीन संबंधित चीज़ें हैं, उसको पूरे के पूरे टॉपिक को आप क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट, खूब लगेगा तो 5 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 से 2 मिनट में पूरा टॉपिक आप रिवाइज कर लेंगे। बहुत आसान हो जाता है जब आप 1 पेज नोट्स बनाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े टॉपरों ने भी कहा है कि 1 पेज नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 1 पेज नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एक चीज़ ध्यान रहे कि 1 पेज नोट्स में ये जो लिस्ट है, हम लोग जो लास्ट में पढ़ा है, ये लिस्ट उसमें नहीं है। क्यों नहीं है ये लिस्ट? क्योंकि भाई ये लिस्ट सेम टू सेम है, तो उसको लिखने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको थोड़ा और छोटा करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये 1 पेज नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर देंगे। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला है, इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ये सीरीज हम कंप्लीट करेंगे और इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे PSC हो, चाहे व्यापम हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे वन रक्षक हो, छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी पेपर हो, उससे संबंधित जानकारी, छत्तीसगढ़ के का GK, छत्तीसगढ़ का GS, और आने वाले भविष्य में हम मैथ्स भी पढ़ाएंगे जो कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत रह जाता है तो कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या सुधार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आती है आपके कमेंट से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।